हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ठंडी है एंड दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कर लिया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पूरे अच्छे प्रकार से एक तरह से वन शॉट कर लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्रोनोलॉजिकल, हमारी विजडम सीरीज की क्रोनोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले 1688 मोनार्की वॉज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट, मतलब मोनार्कियल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया था। किसके द्वारा सर? इंग्लिश पार्लियामेंट के द्वारा। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया था। क्या लाया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। याद करिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। 1797 नेपोलियन इन्वेड इटली और नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन हो चुके थे। नेपोलियनिक वॉर काफी अच्छे से चल रहे थे क्योंकि अब नेपोलियन आ चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में काफी अच्छे से मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं, वो देख सकते हैं आप। 1801 आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से मिला लिया गया था। 1804 नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसे सिविल कोड भी कहा जाता है। क्या कहते थे हम लोग? सिविल कोड भी कहा गया था 1804 का। 1813 बैटल ऑफ लिप्जिग हुआ था। 1815 द डिफीट ऑफ नेपोलियन, किसके द्वारा? प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा। 1815 ट्रिटी ऑफ वियना हुआ था। ट्रिटी ऑफ वियना आप अच्छे से समझ रहे थे। ट्रिटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ था? 1821 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से और कुछ और बाकी है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक फॉर सम मोर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। 1830 जुलाई अपराइजिंग्स ऑफ फ्रांस। 1831 पॉलिश रेबिलियन अगेंस्ट प्रशिया। किसके खिलाफ? प्रशिया। प्रशिया के खिलाफ 3 युद्ध भी हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। याद करिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, तीनों में जीत किसकी हुई थी? प्रशिया की जीत हुई थी। 1832 ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। याद करिए, ये वो ट्रिटी था जिसके तहत ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। 1834 फॉर्मेशन ऑफ जोल्वेरिन। 1848 में लिबरल्स का रिवॉल्यूशन हुआ था सर। साथ ही साथ 1859 और 70 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, जो काफी अच्छे से मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। 1861 सर विक्टर इमैनुअल सेकंड को किस चीज का राजा बनाया गया था? यूनाइटेड इटली का। किसका राजा बनाया गया था? यूनाइटेड इटली का। 1866 और 71 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। फिर 1871 में बउआ कैसर विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम किया गया था जर्मन एम्परर के तौर पे कि आपको जर्मन एम्परर बनाया जाता है। किनको? कैसर विलियम वन को। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सर इसकी शुरुआत मैंने बताई थी कि एक क्षेत्र था जो काफी एक्सप्लोसिव हो चुका था, बाल्कन स्टेट्स। इसके बारे में भी काफी अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है आपको पिछली वीडियोस में, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चले करेंगे PYQs जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और भूलना मत इसको देखने के लिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब मैं कुछ PYQs को लेकर के आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट PYQs में हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चंस जो मेरे अनुसार लगता है जो बोर्ड्स हमेशा पूछता आया है और बच्चे इस क्वेश्चंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी? लिबरलिज्म, इसका शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है लीबर। लीबर आया है शब्द जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। तो ये 19th सेंचुरी में इसका आइडियोलॉजी कैसे काम किया था यूरोप में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या इसका मतलब था? न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब साफ साफ यह था कि इन्हें फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ दिखती थी। मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या था कि अगर मुझे लिबरलिज्म दी गई है, इसका मतलब मुझे आज़ादी दी गई है और हम सभी लोग एक बराबर हैं कानून की नज़र में। पॉलिटिकली क्या था? अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो राजनीति में जो लोग थे, अगर उनके लिए लिबरलिज्म शब्द क्या बन के आया था? तो कंसेंट बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा सहमति मिल गई थी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों ने यह मतलब समझ लिया था। अगर बात करें इकोनॉमिकली की अगर बात करें तो इकोनॉमिकली टैक्स फ्री की बात की गई थी कि हम अगर इकोनॉमिकली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगर कोई भी सामान बेचेंगे तो वो टैक्स फ्री रहेगा सरकार के द्वारा। तो इन सब बातों को निर्भर करने के लिए
आइडियोलॉजी जो आया था लिबरलिज्म का, उससे यूरोप में काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ा 19th सेंचुरी में। इसका क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद ब खुद बुक में मैंने टिक करवाया है और बताया भी है, मेरे वीडियोस देखिए, उसमें साफ साफ आपको बताया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जो काफी अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाया है आपको, आप वहां जाकर के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने उस समय लिख करके बताए हैं, आप उन्हीं पॉइंट्स को लिख करके आ सकते हैं, आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का फॉर्मेशन देख सकते हैं आप वहां से। तीसरा क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स, मेजर्स मतलब सर स्टेप्स, दैट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी जगाने के लिए, एक सामूहिक पहचान जगाने के लिए किस प्रकार का सेंस, किस प्रकार का क्रिएट किया गया था, क्या क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा किस प्रकार से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई थी फ्रेंच पीपल में। तो इसका आंसर आपको साइड में दिख रहा होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जानबूझ करके इसका आंसर सामने आपको दिखा रखा है ताकि आप यहां से स्क्रीनशॉट्स लेकर के इसको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कर सके। इसमें बात की गई थी, बहुत सारे पॉइंट्स की बात की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार से फ्रेंच पीपल के मन में फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने एक तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी बताई थी। सामने रहा आपका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चंस। ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में मैंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। 1815 में हुआ था सर। किसके द्वारा हुआ था सर? प्रैब यानी प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन के द्वारा हुआ था सर। जब नेपोलियन पूरी तरह से हार चुका था तब उसके बाद हुआ था। इसमें बहुत सारा था सर। इसका मेन एम क्या था? टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट वेयर ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्कियल सिस्टम को हटाया गया था, उस वापस से मोनार्कियल सिस्टम कौन लाए थे? ये प्रैब ही लाए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सिलेसिया रिवोल्ट है। उसके बाद जोल्वेरिन है, एक कस्टम यूनियन था, आपको याद रखना चाहिए, एक कस्टम यूनियन था 1834 का। नेपोलियनिक कोड, जो काफी अच्छे से मैंने बताया है, इसे हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पोलिश लैंग्वेज के लिए था कि कैसे पोलिश लैंग्वेज ने अफेक्ट किया और लोगों के मन में काफी ज्यादा अच्छे प्रकार से नेशनलिज्म की भावना को जगाई थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट PYQs थे जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट PYQs अगर आप करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आई नो जितना वीडियोस मैंने पढ़ाया है उस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए वन शॉट करके, और ये रहे कुछ PYQs जो आपको काफी हेल्पफुल पहुंचाने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अब मेरा न्यू वीडियो आएगा एक नए सब्जेक्ट के साथ, सॉरी एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें मैं साफ साफ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आगे और तैयारी करनी है, आगे कौन से चैप्टर आने वाले हैं, वो सब अगले वीडियोस में रहेगा। किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम था कि बहुत छोटा बोर्ड पे दिखता है, तो अब आई थिंक ठीक ठाक दिख रहा होगा बोर्ड्स पे किस प्रकार से लिखे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।